तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और उसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट दूंगा मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स, उसके रिलेटेड फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और कल हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सबसे पहले ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बार पहले हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, एक दो लेक्चर्स में, कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता क्या। अब स्ट्रेट लाइन तो हमें पता है कि एक सीधी लाइन होगी, लेकिन मोशन उसमें कब होगा। देखो, अगर मैं ये कहूं कि डायरेक्शन ना बदले, कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में होगी, बिल्कुल होगी। अगर वो सर्कुलर में है तो वो हर बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है ना, स्ट्रेट में तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो बिल्कुल सीधा। तो इसका मतलब जब डायरेक्शन ना बदली जाए तब हम कहेंगे कि वो बॉडी किसमें है, वो स्ट्रेट लाइन, और उसके मोशन को हम बोलेंगे कि ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसा पहले आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसमें किसी दूसरे एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती। एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस लो, सिर्फ एक एक्सिस, क्योंकि ये जो मोशन होता है ना, ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, एक ऐसा मोशन जिसमें डायरेक्शन ना बदले, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो वो जो होगा मोशन, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। उसके अलावा इसके लिए सिर्फ एक एक्सिस ही काफी है इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, चाहे एक्स एक्सिस ले लो, चाहे वाई एक्सिस ले लो, चाहे जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस आप इनमें से ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मोशन डिफाइन हो सकता है। अरे देखो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है कि इस साइड चले गए या इस साइड चले गए, वो तो अगर अपवर्ड की तरफ भी जाते हैं, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग फेंकते हैं ऊपर की तरफ, या कोई क्रिकेट बॉल होगी या कोई भी है ना ऊपर की साइड हम कोई चीज को फेंके, तो वो क्या होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन। ऊपर से नीचे की तरफ आए तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन, आप इस साइड चले जाओ वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ट्रेन ट्रैक पर चले वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी सड़क पर बस चले तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, हम किसी सीधे रास्ते पर चले, डायरेक्शन ना बदले, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत होती है, ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, टू डायमेंशन में आपने पढ़ा था कि जिसमें दो एक्सिस की जरूरत पड़े जो प्लेन में मोशन हो, ठीक है, और जो स्पेस में हो वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, उसमें तीन एक्सिस की जरूरत होती है। खैर यहां पे तो सिर्फ क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां मैंने आपके लिए लिखा, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो सब के अपनी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये आप समझते हो। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ ना बदलना, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी ना बदले, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई गाड़ी जा रही है, ओके, तो वो 50 किलोमीटर 10 मिनट के बाद भी देखो तो वो 50 किलोमीटर, वो 20 मिनट के बाद भी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट मतलब सेम, ठीक है, जिसमें चेंजिंग ना आए। तो जिसमें चेंजिंग आए वो क्या, वेरिएबल। वेरी क्या होता है, VERY तो होता है बहुत, VARY वेरी होता है चेंज, ठीक है, तो वेरिएबल। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, ये भी बता दिया। स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद नहीं पता लीनियर मोशन। लीनियर क्यों, लीनियर बना लाइन से, LINE लाइन, AR आ गया है लीनियर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन में मोशन होगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है, जैसे अगर कोई फ्री फॉल, बॉडी को फ्रीली फॉल करती है, फ्रीली फॉल करने का मतलब हो गया कि अगर किसी ऐसे तरीके मार्कर की है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ूं तो ये बिल्कुल सीधा नीचे जाएगा, ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे जाएगा ना, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, स्ट्रेट लाइन मोशन है। कोई चीज हम फेंकें, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी। ट्रेन अपने ट्रैक पर चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। स्ट्रेट जो ट्रैक है जिस पर वो चल रही है वो स्ट्रेट है, तो वो जो मोशन होगा ना ट्रेन का, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। तो ये होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होती है उसके बारे में बात होगा, ठीक है। जब आपको पता चला कि कांस्टेंट और वेरिएबल में कुछ तो फर्क होता है, कांस्टेंट हो गया सेम थिंग जिसमें चेंजिंग ना आए, वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें चेंजिंग आए। तो जब हमारे पास कोई फंक्शन हो, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, मैथ्स में आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल आपने पढ़े हुए ना, जब देखो जैसे x हो गया, y हो गया, t हो गया, p हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज करे। अब देखो x या y की वैल्यू जो हम फाइंड करते थे,
क्या हमेशा सेम ही रहती थी? क्या हमेशा 2 आई है? कभी 2 आती थी, कभी 3, कभी 9, कभी 4, तो एग्जैक्टली सेम नहीं रहती। अच्छा कांस्टेंट दूसरी तरफ क्या 5 को हम 6 कह सकते हैं? नहीं, 5 ही है, वो कांस्टेंट है। 8 ही रहेगा, वो 7 ही होगा, 6 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज ना हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल, एबल मतलब काबिल, जो वेरी होने के काबिल हो, चेंज होने के काबिल हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को अलग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या? डिफरेंशिएशन सिर्फ एक मेथड है जिसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम किसी का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है? देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम तो चेंज होता ही है, आप कुछ भी ना करो, मोशन हो ना हो, रेस्ट में बॉडी हो, टाइम तो फिर भी चेंज हो रहा है। अभी 1 मिनट हुआ, पढ़ाते हुए मुझे 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, ठीक है, तो अब 4 मिनट कुछ सेकंड्स हो गए, तो मतलब टाइम जो है वो चल ही रहा है। तो टाइम के साथ साथ मोशन का होना, या जो भी चीज बदले टाइम के साथ साथ, टाइम के बदलने के साथ साथ जो चीज बदलती है, हम ये कहते हैं उसका रेट ऑफ चेंज विद टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज उसको बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के बदलने का रेट क्या है? वो रेट मतलब टाइम के साथ साथ किस तरह से बदल रही है। ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर स्पीड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, डिस्टेंस के लिए रेट ऑफ चेंज से स्पीड बनती है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज से क्या बनता है? वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज से एक्सेलरेशन बनती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनती है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब d by dt, यहां पे जो डेरिवेटिव में होगा। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है कि किसके मुकाबले में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, आप किसके हिसाब से ले रहे हो, कौन सा वेरिएबल है जिसके हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हो। तो यहां पे वही चीज कि किसी का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, वो डिफरेंशिएशन होती है। ठीक, अगर हमारे पास एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, फिक्स वैल्यू नहीं है। जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तब जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से जो x में चेंजिंग है, उसको हम लिख सकते हैं dy by dx। ये लिखा dy by dx, इसको बोलते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x के हिसाब से कैसे y में चेंज आए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब यहां पे कि y का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं ना, तो y कौन सा फंक्शन होना चाहिए? y फंक्शन होना चाहिए x का। ये कुछ एग्जांपल्स में लिखिए, सारी x में है, इसका मतलब कि यहां नीचे x होना चाहिए। अगर y फंक्शन है t का तो dy by dt होगा, अगर y फंक्शन है p का तो dy by dp होगा। ठीक है, अब y जो है वो फंक्शन होता है x का, ये लिखा where y is equal to f of x, मतलब called as function of x। f x का मतलब फंक्शन ऑफ x, तो y जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये डेरिवेटिव हो गया। यहां पे x जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y इस पे डिपेंड, अरे y इस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों y डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे अगर p होगा फिर y का डेरिवेटिव लेना मुश्किल, क्योंकि y खुद ही x का डेरिवेटिव है ना। y किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है, इस पे डिपेंड कर रहा है। y x का dx है ना, तो y x का डेरिवेटिव नीचे p होता तो y p का डेरिवेटिव, मतलब y टोटली डिपेंड कर रहा है अपने डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है dx, इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इस बात की समझ आई आपको? यस, ओके। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, लेकिन डिपेंड कौन करेगा? जो डिपेंड करेगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, वो है यहां पे y। बट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों को मिलाने पर जो चीज हमारे पास बनी वो क्या है? डेरिवेटिव। किसका? एक वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। x का रेट ऑफ चेंज y के रिस्पेक्ट में, मतलब dy by dx, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया, उसको बोलते हैं। ठीक है, इस y को हम f of x ले सकते हैं। अच्छा देखो, अगर y को हम f of x ले सकते हैं तो यहां f of x नहीं डाल सकते, क्योंकि y है ही f of x। तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव ये बन सकता है df of x अपॉन dx, क्योंकि y क्या है? f of x। ओके, अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको याद करने हैं। इस फार्मूले के हिसाब से हम आगे क्या करेंगे। हालांकि एबेंशो मेथड वगैरह वो काफी सारे मेथड्स हैं जिसमें हम इसको डिराइव कर सकते हैं फार्मूला।
ठीक है, बता सकते हैं कि कैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फिलहाल आपके सिलेबस में क्या है, सिंपली ये डिफरेंशिएशन, इसके प्रूफ नहीं। ओके, तो आपको सिंपली ये डिफरेंशिएशन देखनी है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहां पे देखो, अगर x के ऊपर पावर n हो, ये n क्या चीज है, n कुछ भी होगा, कोई भी आप इंटीजर मान लो, ठीक है, इंटीजर हो, कोई रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, x की पावर कुछ भी करो, वो हमेशा किसके ऊपर होगा, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव होगा जो कुछ भी कर रहे हो ना पावर, वो लिखो x, और वो जो कुछ भी है उसमें से एक माइनस करो। मतलब अगर यहां पे 8 होता, n की जगह 8 होता, तो हम लिखते 8x 8 minus 1, यानी 8x की पावर 7, क्योंकि 8 में से 1 7 होता। ठीक है, पता चला, ये x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n जब है तो हम लिखेंगे n x की पावर n minus 1। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब e की पावर x है तो इसको आपने याद रखना है कि ये e की पावर x ही रहेगा। देखिए लेकिन एक बात आपको यहां पे बता दूं, यहां पे इसको ऐड कर लो, d by dx, अगर e की पावर ax हो, ax क्या होता है पता है आपको, ax मतलब इस x के पीछे भी अगर कुछ लगा हो तो क्या करोगे, अब यहां तो इसके पीछे कुछ नहीं था, 1 था, तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, ex का ex ही रखा। अगर e की पावर कुछ लिख कर आगे x लिखा हो, यानी ax, e की पावर 5x, e की पावर 9x, ऐसा कुछ हो, तो आप क्या करोगे, लिखोगे पहले ये वाला, ये जो भी नंबर होगा, यानी यहाँ पे a है तो हम a लिखेंगे, है ना, तो आगे क्या है, e की पावर ax, बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिख दो, e की पावर ax। ठीक, सिर्फ क्या करना है इसमें, e की पावर ax का e की पावर ax ही रखो, लेकिन x का कोफिशिएंट एक बार लिख देना, इस x का, ax का डेरिवेटिव सिर्फ a होता है, वो a यहां पे लिख देना। अब आपको पता चला होगा e की पावर ax का डेरिवेटिव पहले a इनटू e की पावर ax, सेम टू सेम आगे रख देना, ठीक है, लेकिन पीछे क्या आएगा, उसका कोफिशिएंट। तो अगर एक्सपोनेंशियल पावर ax हो तो वहां पे आप लिखना है a, आगे सेम टू सेम e की पावर ax आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई कांस्टेंट हो, 1 2 हो 3 हो 9 हो 5 हो 6 हो, कुछ भी जो फिक्स्ड हो, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ये याद रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, 0 हो गया। अब यहां देखो, डेरिवेटिव अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा हमेशा याद रखना 1/x, ये आपके माइंड में होना चाहिए, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, जहां भी लॉग दिखा 1/x आपने लिखना, ठीक, 1/x। और उसके बाद अच्छा ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने साइन पढ़ा था, cos tan cot cosec sec, ये सारा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे 10th में। तो ये देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x का होता है sin x का, क्या ये cos x का sin, लेकिन साथ में क्या करना है, आपने माइनस लगा देना, ठीक है, sin का cos तो होता है, cos का माइनस sin होता है, बस ये माइनस लगा देना साथ में, कब, जब cos होगा sin के साथ में, इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होगा, वो बात की बात है, ठीक है, पहले आप डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो cos का माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और इस तरह से cosec का क्या होगा, माइनस cosec x cot x, ये आपने याद करना है, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूं, sec x का हो गया sec x tan x, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, और e की पावर x, ये जो मैंने पहले डिस्कशन किया आपके साथ। आओ आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, इन्हीं दो चार फॉर्मूले जो हैं इनका यूज करते हुए हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो, ये जो आपको दिया हुआ ये x में है, यानी फंक्शन है x का, तो मैं लिखूंगा f of x, मैं इसको y भी लिख सकता था, आप भी लिख सकते हो, इसको y लिख सकते हो, ठीक है। अब f of x लिखोगे तो f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा d by dx, d by dx किसका, f of x का, लिख दो f of x, f of x है क्या, देखो d by dx का d by dx, ओके, d by x का d by x, d by dx, f of x की वैल्यू लिखो, f of x की वैल्यू होती है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेना, कैसे लोगे, सबसे पहले सबको अलग कर दो, जितने भी ये वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट वगैरह है ना, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको अलग कर दो, सबके साथ डेरिवेटिव लगा दो, यानी d by dx सबके साथ लगा दो, कैसे होगा, d by dx का d by dx, सबसे पहले 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर कर दो, फिर d by dx 2x हो तो 2x लिख दो, प्लस फिर d by dx, आगे क्या है 4, तो 4 लिख दो, ओके, अलग अलग कर दिया हमने। अब याद रखना, जो आपके पास कोफिशिएंट होगा,
वेरिएबल के साथ जो पीछे एक कांस्टेंट लगा होता है वो कोफिशिएंट होता है, तो जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने अलग निकाल देना। हालांकि आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अलग से कांस्टेंट नहीं है ना, इसके साथ तो वेरिएबल भी लगा है, वेरिएबल का तो डेरिवेटिव होगा। ओके, तो जो कांस्टेंट है ना उसको आप बाहर निकाल लोगे। कैसे? देखो, जैसे यहां पे 3x² है तो 3 को पहले ही बाहर ले लो, अंदर बचा d/dx और बीच में क्या बचा है x² लिख दो। अब यहां से कॉमन क्या 2 आ जाएगा, नंबर है तो 2 कॉमन, तो d/dx ऊपर क्या बचेगा, x बच गया, प्लस यहां पे तो है ही 4 तो इसको हम लिखेंगे d/dx ऑफ कांस्टेंट, यानी कि वो 4 था। ठीक, अब 3 का 3 आ गया, x की पावर n, अभी मैंने बताया आपको x की पावर n होती है nxn-1, तो अगर x की पावर यहां पे 2 है तो ये आएगा ना 2x2-1, 3 हो तो 3x3-1, x की पावर 9 हो तो 9x9-1 पावर। ठीक है, तो यहां पे 2 था तो 2x2-1, ये 3 कहां से आया, ये यहां से आया, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक, आगे देखो, अब 2 का 2 आ गया, dx/dx डेरिवेटिव x का 1 हो गया, डेरिवेटिव x का क्या हो गया 1। अच्छा, मैं एक कैसे हुआ ये भी बता दूं, ये भी बता देता हूं मैं आपको, x का डेरिवेटिव 1 कैसे है, ये अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, d/dx x का किस तरह से 1 होता है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 डाल दो। ठीक है, तो ये बन गया x की पावर n, तो ये होती है nxn-1, यही होता है इज इक्वल टू 1 का 1 x का x, 1 में से 1 निकाला तो 0 हो गया। तो किसी भी पावर कोई कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट चाहे वेरिएबल हो, उसकी पावर जब 0 होती है तो आंसर क्या होता है उसका 1। एनी नॉन जीरो नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू भी नंबर्स में आएगी ना, तो इसका अगर कोई भी नंबर हो लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं, कोई भी नंबर होना चाहिए नॉन जीरो, तो उसकी पावर जब 0 होती है तो आंसर कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 आंसर 1, इसका मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है। आप ये सोच रहे होंगे ये x की पावर 0 1 कैसे, और वो भी बता देता हूं। देखो, x की पावर 0 का मतलब होता है x की पावर 1 - 1 लिख सकता हूं, और आपको ये भी पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती है, 1 - 1 अलग कर दूं क्योंकि ये बेसिस सेम है, इनको ऐड करोगे 1 + -1 तो वो 1 - 1 ही बना, यानी 0 बना। तो यहां पे x की पावर 1 मतलब x का इनवर्स हो गया तो नीचे जाएगा, तो x कटा तो 1 आंसर। तो इसका मतलब किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होती है, वो चीज मैंने यहां पे लिख दी, तो 1 * 1, तो इसकी जगह 1 आ गया तो 2 * 2 हो गया, प्लस 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है कांस्टेंट का 0, तो इसकी जगह मैं 0 लिख दूंगा। तो बचा क्या, 3 * 2 = 6x², सॉरी ये x² नहीं आ सकता क्योंकि x की पावर 2 - 1 कितना होता है 1, तो x की पावर 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, तो ये बन गया 6x प्लस 2 * 2 और 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके पास आंसर आ गया। डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड मैंने लिखा यहां पे 2x + 1, ये बहुत आसान है, इसको बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, अगर चाहो तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड 2x + 1, क्या 2 को बाहर निकाल दो, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का 0, तो कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया, 2 आंसर 2। ठीक, कैसे है बता दो, देखो d/dx, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है 2x + 1, तो लिख सकते हैं यहां पे 2x + 1। अब इन दोनों को अलग कर दो, पहले d/dx लगाओ 2x के साथ, फिर d/dx लगाओ किसके साथ 1 के साथ, जब 2x के साथ लगाओ तो 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x आ गया, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है d/dx का 0 होता है, वो भी लिख देंगे हम। अब यहां 2 तो ऐसे ही है, x का डेरिवेटिव क्या होता है अभी निकाला, dx का डेरिवेटिव 1, तो अभी यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2 * 2 + 0 कितना होता है 2, ये भी आंसर आ गया। तीसरा देखो, 5x - sin x + 3, 5x - sin x + 3, तो d/dx 5x - sin x - sin 5x - sin x + 3, sin x + 3, इन सबको अलग कर दो, d/dx पहले लिखते हैं 5x माइनस d/dx लिखते हैं sin x, और फिर d/dx प्लस का d/dx ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि 5x, 5 तो निकाला बाहर, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, पता ना, x का डेरिवेटिव 1, 5 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 हो गया, माइनस का माइनस, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी क्या था cos, ये देखो sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो इसकी जगह cos लिख दो, cos x
प्लस 3 होता है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0। तो क्या आ गया आपके पास 5 आंसर 5 माइनस cos x, आंसर आ गया। फोर्थ देखो, d by dx e की पावर 3 e की पावर 2x, 3 e की पावर 2x, और फिर बीच में है प्लस 5 cos x, प्लस 5 cos x। इसको भी अलग कर लो, 3 है तो कॉमन ले सकते हैं आप, तो d by dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 5 को कॉमन ले लो, d by dx ऑफ cos x। अब यहां जो 3 कॉमन लिया था उसको ऐसे लिखो, बीच में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई लिखो, और फिर e की पावर ax क्या होती है, e की पावर ax होती है a e ax। a क्या है यहाँ पे, a आ गया 2, ये देखो ना e की पावर ax यानी e की पावर 2x, तो 2 e की पावर 2x, a e ax, 2 e 2x, 3 e 3x, 8 e 8x, कुछ भी हो a की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे a आ ही, प्लस का प्लस आ गया, 5 का 5 आ गया। cos का होता है डेरिवेटिव क्या, माइनस का sin x, यहां पे हमने लिखा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो हमने यहां पे लिख दिया 3 2 6 e की पावर 2x का e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस, और 5 को sin x से किया तो 5 sin x आ गया आंसर। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, अगर f of x आपको 2 है, ये है d by dx, इसको भी ले लो, d by dx फंक्शन क्या है f of x का, 2x स्क्वायर प्लस 3 log x, और साथ में माइनस का 6 भी है। इसको हम यहां पे लिखेंगे, dx सबको अलग कर दो, 2 बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है, d by dx x स्क्वायर प्लस 3 बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, d by dx ऑफ log x, और माइनस का d by dx ऑफ 6 एक कांस्टेंट है, ठीक है, 6 कांस्टेंट है। अब 2 का 2 आ गया, x स्क्वायर है तो इसका मतलब nxn minus 1, मतलब 2x 2 minus 1, 3x 3 minus 1, n की जगह 2 था इसलिए 2x 2 minus 1, प्लस 3 का 3 आ गया, log x तो आपको पता है 1/x होता है उसका डेरिवेटिव, माइनस 6 वो कांस्टेंट तो उसका 0, तो ये बन गया 2 to the 4x, क्योंकि 2 minus 1 होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x ही रहा, तो 4x प्लस 3 1 3 upon x माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया आंसर। तो ये है कुछ एग्जांपल जो मैंने सॉल्व किए आपके लिए, तो डेरिवेटिव इस तरह से करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले याद कर लो, जब ये याद हो गया ना तो ये क्वेश्चंस एकदम से निकल जाएंगे, ठीक है। इस डेरिवेटिव में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, 1 से 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, एक सेट में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, दूसरे सेट में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, इसलिए आज कम से कम ये आप मानो कि 2 नंबर यहां से पक्के हो गए आपके, लेकिन ये याद कर लो, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, और लास्ट में हम बताएंगे उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना।